ये देखता है कि यूनानी में मैं शुरुआत कैसे करूं। हालांकि इसके बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। डॉक्टर अकमल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजस्थान से। इनकी आपने कई बार लेक्चर भी दिया है, हमारी साजिद लेक्चर सीरीज में भी उनके लेक्चर हो चुके हैं। यूट्यूब पर भी उनके लेक्चर्स अवेलेबल है कि किस तरह से आप यूनानी की प्रैक्टिस स्टार्ट करें, उसमें क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत सारी चीजें सामने आई। और उन तमाम चीजों को देखते हुए ये फैसला किया गया कि कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म एक स्टार्ट किया जाए जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स को, हम अपने तलबा को जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, किस तरह से आपको उसूल इलाज बनाना है, किस तरह से तशखीस करनी है, दवाओं का इंतखाब कैसे करना है। कई बार दिक्कतें आती है कि बहुत सारी जवारिशें हमारे साथ में मौजूद हैं जो हम मैदे के अमराज में इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं अपनी ही बात करूं, मैं ईएनटी डिपार्टमेंट में हूँ, बहुत सारे लहू, बहुत सारे शरबत मौजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाले हैं। आज के इस प्रोग्राम के बाकायदा आगाज के लिए मैं दावत देता हूँ डॉक्टर मोहम्मद फारूक साहब को। इससे पहले कि उनको हम बुलाएं, हम एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन के सामने रखते हैं आप तमाम हजरात के सामने, ताकि आप सब लोग उनको भी जान लें। डॉक्टर मोहम्मद फारूक साहब ने ग्रेजुएशन आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज करोल बाग से की है 2004 में, और 2009 में आपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलोर से एमडी की डिग्री हासिल की। आप हिफ्ज़ान सेहत में पीजी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही होनहार अपने तालिब इल्मी के ज़माने में भी रहे हैं। और ख़ास बात ये है कि आप अपने पूरे कॉलेज के टॉपर भी रहे हैं यूजी के, और पीजी में भी आपने काफ़ी अच्छे जो फील्ड थी उसमें काफ़ी अच्छा काम किया है। इसी के साथ साथ आपको 12 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। रिसर्च पेपर्स आपके 10 से अबव हैं, 2 बुक आपकी पब्लिश हो चुकी हैं। और इसी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीएमई, रीओरिएंटेशन प्रोग्राम, वर्कशॉप भी आपने काफ़ी अटेंड की हैं। उनको सारी डिटेल में न जाते हुए हम इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद फारूक साहब, आपका आज का टॉपिक ओबेसिटी एंड यूनानी पर्सपेक्टिव पर आप बात करेंगे। मैं बहुत ही अदब के साथ डॉक्टर मोहम्मद फारूक साहब को दावत देता हूं कि वो आए और अपनी बात शुरू करें। डॉक्टर मोहम्मद फारूक साहब, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब तारुफ कराने के लिए। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस मध्य प्रदेश की जो यूनिट है उसमें हाजिक यूनानी सीरीज जो चल रही है, स्पेशली फॉर द यूनानी प्रैक्टिशनर्स, इस एसोसिएशन के हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर जफर हसन साहब, सेक्रेटरी डॉक्टर आरिफ साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस प्लेटफॉर्म पर मुझे लेक्चर देने के लिए मदद किया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधे लेक्चर की शुरुआत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो ओबेसिटी पर है, लेकिन ओबेसिटी को बहुत बड़ा टॉपिक है। यूनानी पर्सपेक्टिव से हम इसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मुझे लगा कि जो हमारा असबाब सित्ता ज़रूरिया का कॉन्सेप्ट है, क्यों ना इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाए डिटेल में, और ओबेसिटी की प्रिवेंशन में और मैनेजमेंट में इस कॉन्सेप्ट का क्या रोल हो सकता है उसको आज ओके इस कॉन्सेप्ट का ओबेसिटी के प्रिवेंशन और मैनेजमेंट में क्या रोल हो सकता है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डाली जाए। क्योंकि हम सब यूनानी के प्रैक्टिशनर्स हैं, यूनानी के स्कॉलर्स हैं, और क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो शुरुआत से ही जब हम बात करते हैं बच्चों को पढ़ाने की, यूनानी के पढ़ाने की, कॉन्सेप्ट्स कुल्लियात का जो मौजूद है वो काफी कमजोर रह जाता है। जब बच्चा एडमिशन लेता है तो पहले तो उसको यूनानी के बारे में ही नहीं पता होता है। धीरे धीरे वो पढ़ना सीखता है, यूनानी को जानता है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कुल्लियात उमूर तबिया के कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझने की कोशिश करता है, पढ़ता है,
और पढ़कर निकल जाता है जस्ट लाइक ए सब्जेक्ट। लब्बलुबाब ये है कि उसको कुल्लियात का जो पोर्शन है वो बहुत वीक रह जाता है। फिर जब वो आगे बढ़ता है, सेकंड प्रॉफ थर्ड प्रॉफ में आता है, तो वो जो हॉस्पिटल्स में देखता है, सीखता है, मॉडर्न हॉस्पिटल्स में जाता है, वही वो प्रैक्टिस करने लगता है। क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है, रूट उसकी बहुत कमजोर रह जाती है, वो समझते ही नहीं है, तो उन चीजों का इम्प्लीकेशन अपनी लाइफ में वो कर ही नहीं पाते। अब ये जो कॉन्सेप्ट जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, असबाब इस्ता ज़रूरिया का कॉन्सेप्ट, ये कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आज की टॉक में हम इसी पर रोशनी डालेंगे। तो अब मैं आता हूं ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि ह्यूमन बॉडी बनती कैसे है। तो हम सब यूनानी के स्कॉलर्स हैं, हम सब जानते हैं, अगर हम किसी भी यूनानी के स्कॉलर से सवाल पूछेंगे कि भाई ह्यूमन बॉडी कैसे बनती है, किस चीज से मिलकर बनती है, तो उसका जवाब आएगा कि साहब उमूर तबीया। उमूर तबैया वो उमूर जिनसे मिलकर बदन इंसान बनता है। तो वो ये 7 उमूर सब लोग जानते हैं कि अरकान, मिजाज, अखलाक, आज़ा, अरवा, कुवा, अफ़ाल। इस स्लाइड के अंदर आप देख रहे हैं कि एक 7 पिलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड नहीं है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एज ए टीचर मैं महसूस करता हूँ, वो यही है कि हमारे स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं उमूर तबैया, और जिस तरीके से उनको पढ़ाया जाता है, और वो ये देखते हैं कि भाई एक सेपरेट कंपार्टमेंट है जिसके आपस में आपस के अंदर कोई रिलेशनशिप नहीं है, और अरकान एक सेपरेट कंपार्टमेंट है, पढ़ लिया, एग्जाम में लिख दिया, पास हो गए, मिजाज एक सेपरेट है। जबकि जब हम ये कह रहे हैं कि इनसे मिलकर बदन इंसान बनता है, तो ऑब्वियसली ये उमूर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होना इनका लाजमी है। आगे की स्लाइड में मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। जब हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, तो ये जरूरी हो जाता है कि ह्यूमन बॉडी इन 7 उमूर से मिलकर बनी। लेकिन कैसे बनी, कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं, इन 7 उमूर में कौन से फैक्टर क्या हैं, ये जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो जब भी दुनिया के अंदर कोई भी चीज का वजूद अगर है, तो वो उसके लिए कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबल फैक्टर जरूर होता है। आज की अगर हम इस प्रेजेंटेशन में बैठे हैं, तो इसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है। ह्यूमन बॉडी के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर जो अभी हमने पीछे 7 उमूर पढ़े, इनमें कुछ सबब मादी हैं, मटेरियल हैं, कुछ एफिशिएंट कॉजेज हैं जो एक्ट करते हैं मटेरियल के ऊपर, और मटेरियल्स पे, एफिशिएंट कॉजेज के मटेरियल के ऊपर वर्क करने से कुछ सूरत बनती है, कुछ कैफियत बनती है, और उससे कुछ अफ़आल अंजाम होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। असबाब मादी मैंने नीचे से शो हो रहे हैं। तो जो 7 उमूर हैं, इन 7 उमूर में ये 4 अरकान, अखलाक, आज़ा एंड अरवा, दीज आर द मटीरियल। हम बात करें कि साहब ह्यूमन बॉडी बनानी है, ह्यूमन बॉडी बनाने के लिए अगर मटीरियल हमें क्या चाहिए, तो दीज 4 आर द मटीरियल्स, दे आर एक्टिंग एज ए मटीरियल। अब क्योंकि हम जानते हैं अरकान से मिलकर ही सारी चीजें बनती हैं, तो अरकान से अखलाक भी बनते हैं, अरकान से आज़ा भी बनते हैं, अरवाह भी बनते हैं। लेकिन अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, जब ये बॉडी बन रही है और फंक्शन कर रही है, तो हम ये देखते हैं कि अरकान जो हमें ग़िज़ा से हासिल होते हैं, जो भी ग़िज़ा हम खाते हैं, उससे अखलाक पैदा होते हैं, और अखलाक से आज़ा बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, और अखलाक से ही अरवाह बनते हैं। जब हवा लतीफ़ अखलाक के साथ मिलती है, तो उनसे रूह बनती है, और वो रूह किसी न किसी आज़ा में काम करती है, और आज़ा दूसरी तरफ हर रुकन का एक अपना मिजाज होता है, और मिजाज से कुव्वत बनती है। तो अगर हम बात करें कि इन 7 उमूर में मटीरियल क्या है, तो मटीरियल ये 4 है, अखलाक है, आज़ा है, अरवा है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा साइंटिफिक उसमें समझने की कोशिश करें, तो हम ये जानते हैं कि मैटर की स्टेट 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ह्यूमन बॉडी भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस से मिलकर बना है। सॉलिड क्या है, आज़ा है, लिक्विड क्या है, अखलाक है, गैस क्या है, अरवा है। तो ह्यूमन बॉडी भी उसी से मिलकर बना है। अब हर रुकन का, ये सब मटेरियल है, जितने भी अरकान हैं, सबका अपना एक मिजाज होगा, सबकी अपनी एक कैफियत होगी। मिजाज क्या है, मिजाज कैफियत, क्वालिटी है। हर रुकन, हर सब्सटेंस के अंदर 2 चीजें होती हैं, वन इज क्वालिटी, वन इज क्वांटिटी। तो किसी भी मटेरियल की अगर हम बात करते हैं, उसकी अगर क्वालिटी की बात करते हैं, तो वो मिजाज है उसका। तो हर रुकन का अपना मिजाज है, हर खिल्त का अपना मिजाज है, हर आज़ा का अपना मिजाज है, हर रूह का अपना मिजाज है, रूह का अपना मिजाज है। तो ये मिजाज और कुआ, ये सबब सूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये फॉर्मल कॉजेज है, ये मटेरियल के साथ में जुड़े हुए हैं। किसी भी और मिजाज से कुआ बनते हैं, ये भी हमें पता है। असबाब सूरिया, जब
असबाब मादिया से सूर्या बने और इन तीनों के कॉम्बिनेशन, दोनों के कॉम्बिनेशन से अफाल अंजाम देते हैं। लेकिन इस पूरे मैकेनिज्म के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है, क्यों ये आपस में अरकान मादिया से सूर्या मिजाज कुआ और अफआल अंजाम दे रहे हैं, उसके लिए असबाब फाइला, जिसको हम एफिशिएंट कॉजेस कहते हैं, वो एफिशिएंट फैक्टर्स बोलते हैं, वो रेस्पॉन्सिबल है। असबाब फाइला ही वो असबाब हैं जो असबाब मादिया को अफेक्ट कर रहे हैं। यानी कि असबाब फाइला, एफिशिएंट कॉजेस, एफिशिएंट फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो मटेरियल को अफेक्ट कर रहे हैं, अखलाक को अफेक्ट कर रहे हैं, आज़ा को अफेक्ट कर रहे हैं, अरवा को अफेक्ट कर रहे हैं। और जब मटेरियल अफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली उनकी जो क्वालिटी होगी, मिजाज होगा, या उस मिजाज से बनने वाली जो कुव्वत होगी वो भी इफेक्ट होगी। जब कुव्वत इफेक्ट होगी तो हमें पता है कि अफाल भी इफेक्ट होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे कि ह्यूमन बॉडी इन सातों उमूर से बन गई। यहाँ पे आप देख रहे हैं अरकान से एक तरफ अखलाक बनता है, अरकान का मिजाज होता है, हर खिल्त का अपना एक मिजाज है। अखलाक से आज़ा बनते हुए इस स्लाइड में आपको दिख रहे हैं, अखलाक से अरवाह भी बनते हैं, रूह के जो बैरूनी हवा होती है उसके साथ। हर रूह किसी न किसी आज़ा के अंदर होती है। मिजाज से कुआ बनते हैं और वो कुआ किसी न किसी आज़ा के अंदर होती है, और हर आज़ा कोई ना कोई अफआल अंजाम देता है। ह्यूमन बॉडी जो हमें दिख रही है दैट इज ऑर्गन, आज़ा सॉलिड है। वो जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो अखलाक है, और जो गैसियस सब्सटेंसेस हैं वो अरवा है। अब हम इस स्लाइड में देख रहे हैं कि असबाब फाइला वो कॉजेस, वो फैक्टर्स जो हमारे असबाब मादिया को अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अगर एफिशिएंट फैक्टर्स असबाब फाइला अफेक्ट करते हैं तो वो रूह को करते हैं, अरवाह को करते हैं। और दूसरे नंबर पे अगर वो अफेक्ट करते हैं तो वो आज़ा को अफेक्ट करते हैं। तीसरे नंबर पे अखलाक को करते हैं, और चौथे नंबर पे अरकान को करते हैं। अब हम बात करते हैं असबाब फाइला की, एफिशिएंट फैक्टर्स। असबाब फाइला जो अफेक्ट कर रहे हैं, मटेरियल को अफेक्ट कर रहे हैं, ये दो हैं, एसेंशियल हैं और नॉन एसेंशियल हैं, जरूरी हैं और गैर जरूरी हैं। 6 जो जरूरी हैं वो 6 फैक्टर्स होते हैं, इसीलिए इनको असबाब सित्ता जरूरिया कहते हैं, जिसकी आज हम बात करेंगे। नॉन एसेंशियल की हम बात नहीं कर रहे अभी आगे। तो असबाब सित्ता जरूरिया क्या है? वो फैक्टर्स जिनके बगैर हम लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते। अगर हम लाइफ सोच रहे हैं कि भाई लाइफ, ह्यूमन बॉडी हमने बना ली सातों उमूर से, अब वो ह्यूमन बॉडी बनी रहे, अपना नॉर्मल फंक्शन करती रहे, एबनॉर्मेलिटी उसके अंदर डेवलप ना हो, इसके लिए जरूरी है कि ये जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं, ये जरूरी है कि ये नॉर्मल हो। तो दे आर द बेस्ट मेथड ऑफ लिविंग टू बी हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम द डिजीजेस। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल स्टेट। जो हमारे जिस्म की तबई हालत है उसकी मेंटेनेंस के लिए अगर जरूरी सबब है तो वो असबाब सित्ता जरूरिया ही है, जो नॉर्मल स्टेट जिसको हम हेल्थ कहते हैं। और यही फैक्टर्स हैं जो एबनॉर्मल स्टेट को रोकते हैं, यानी कि डिजीज को होने से रोकते हैं। और यही फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं कि अगर डिजीज हो गई है तो उसको रिमूव करने में भी ये रोल प्ले करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ऑल टाइप के हेल्थ के लिए यही फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल है। अब हम चाहते हैं, अगर हेल्दी हेल्थ चाहते हैं तो जरूरी है कि हम इन्हीं असबाब सित्ता जरूरिया पर फोकस करें। सब लोग जानते हैं कि ये 6 कौन कौन से फैक्टर्स हैं। हवा, माकुल व मशरूब, जिनको हम फूड एंड ड्रिंक्स कहते हैं, हरकत व सुकून बदनी, हरकत व सुकून नफसानी, नौम यक़ज़ा, स्लीप एंड वेकफुलनेस, एहतबास व इस्तफरा। ये 6 फैक्टर्स हैं जो एसेंशियल हैं, इनके बगैर हम लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। अब जो इनका सीरियल नंबर है कि हवा ऊपर है, 2 नंबर पे माकुल व मशरूब है, फिर सुकून बदनी, नफसानी, ये जो सीरियल नंबरिंग है ये बेसिकली डिपेंड करता है इनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग। किस रुकन की कितनी इंपॉर्टेंस है, किस नंबर की इंपॉर्टेंस है, उसके हिसाब से इनको सीरियल नंबर दिया गया है। ये जो सीरियल नंबरिंग इनकी दी गई है ये इस तरतीब में इब्न सीना ने अल कारून में की है। हालांकि उससे पहले साहिब कामिल ने, अली बिन अब्बास अल मजूसी ने अपनी किताब में 6 फैक्टर्स बताए थे, लेकिन थोड़ा सा उनका तरतीब डिफरेंट था। अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस फॉर लाइफ, अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, इन कॉजेस को एक्सप्लेन किया गया है सीरियल नंबर। जैसे अगर हवा को 1 नंबर पे रखा गया है, रीजन क्या है? हवा के बगैर हम लाइफ कितनी देर इमेजिन कर सकते हैं? मैक्सिमम 5 मिनट्स।
किसी को 5 मिनट हवा नहीं मिली तो लाइफ नहीं रहेगी। ह्यूमन बॉडी तो रह सकती है लेकिन वो ह्यूमन बॉडी लाइव नहीं रहेगी। फूड एंड ड्रिंक्स सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, खाना और पीना जरूरी है, नंबर 2 पर है। जब जाहिर है खाएंगे पिएंगे तो बॉडी को मूव करना जरूरी है, बॉडी मूवमेंट, हरकत सुकून बदनी। जब हरकत सुकून बदनी होगा तो फिर रेस्ट भी जरूरी है, हरकत सुकून बदनी। इसी तरीके से मेंटल मूवमेंट एंड रेस्ट, हरकत व सुकून नफसानी। इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली डिस्कस करने के लिए एक सेपरेट लेक्चर चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कोई भी इसको पूरी तरीके से सही तरीके से नहीं समझ पाता है। शॉर्ट में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि हरकत व सुकून नफसानी का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली रूह के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। रूह का ही कॉन्सेप्ट है, रूह की मूवमेंट है जिसको हरकत नफसानी और सुकून नफसानी के रिलेशनशिप में एक्सप्लेन किया गया है कि रूह की हरकत किस तरीके से किस ऑर्गन में हो रही है और उसके बाद उसके क्या इंपैक्ट आ रहे हैं, वो इस कॉन्सेप्ट के अंदर बताए गए हैं। इसके बाद में जो 5th इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज नौमो यक्सा, स्लीप एंड वेकफुलनेस। जाहिर है कि बॉडी मूवमेंट और मेंटल मूवमेंट के बाद में जब थकान होती है तो उसको रिलीव करने के लिए सोना भी जरूरी होता है। जब इंसान सोता है तो सोने के साथ में फिर जागना भी जरूरी होता है। दे आर इक्वलेंट टू, हरकत और सुकून, जागना हरकत के इक्वलेंट है और सोना जो है वो सुकून के इक्वलेंट है। ऑब्वियसली उसके बाद जो 6th पॉइंट, डिटेंशन एंड इवैक्यूएशन, एहतबास व इस्तफराग। जो चीजें जिस्म के लिए जरूरी हैं वो जिस्म में रुके और जो चीजें जिस्म के लिए जरूरी नहीं है वो जिस्म से खारिज हो जाएं तो वो एहतबास और इस्तफराग के अंदर आता है। तो हमने ये देखा कि इनकी जो सीरियल नंबरिंग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग इनको एक्सप्लेन किया गया है। अब मैं वापस आता हूं ओबेसिटी पर। व्हाट इज ओबेसिटी? It is abnormal and excessive accumulation of fat in the body. This is obesity. Okay. Please give me 5 minutes. I have to change the PowerPoint. थोड़ा 2 मिनट के लिए थोड़ा स्टॉप कर दीजिए रिकॉर्डिंग। जी 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 बिल्कुल। मोर देन 20% इंक्रीज होता है तो उसको हम ओबेसिटी कहते हैं, और फीमेल का अगर मोर देन 16% इंक्रीज होता है तो उसको भी हम ओबेसिटी कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कैसे पता करेंगे कि पर्सन का नॉर्मल वेट क्या है। तो उसके लिए फॉर्मूला है, आगे की स्लाइड में भी आएगा, मैं आपको बताते चलता हूं कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमसे बहुत सारे पेशेंट पूछने के साथ मेरा वेट कितना होना चाहिए, तो बहुत आसान आप बता सकते हैं कि आप उससे पूछिए कि आपकी हाइट कितनी है सेंटीमीटर में। वो कहेगा साहब मेरी हाइट 150 सेंटीमीटर है। तो आप सिंपल सा 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 50। तो आप बताइए कि आपका बॉडी वेट जो है वो 50 किलो होना चाहिए। अब इस नॉर्मल बॉडी वेट से अगर 20% इंक्रीज हो जाता है, यानी कि कोई पर्सन 50 केजी वाला 60 केजी का अगर है या उससे ज्यादा का है, तो फिर वो ओबेसिटी की डेफिनेशन में आता है। तो ये बहुत इजी आपके, क्योंकि आप सब प्रैक्टिशनर्स हैं, तो आपको बताने के लिए बहुत आसान है कि किस तरीके से हम एक पर्सन का नॉर्मल वेट एक कैलकुलेट कर सकते हैं और हम वो ओबेस है या नहीं है, हम इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई अगर 20% से ज्यादा मेल का वेट और 16% से ज्यादा अगर फीमेल का वेट है तो फिर वो एक्सेसिव वेट कहलाता है और वो ओबेसिटी की डेफिनेशन में आता है। अब हम बात करते हैं कि ओबेसिटी के कॉजेस क्या हो सकते हैं यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ आप एक्सेसिव ओवर ईटिंग या लैक ऑफ एक्सरसाइज बोलेंगे, लेकिन अगर हम अपने सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे, अच्छा आपका वीडियो रतूबत ऑफ है क्या? आवाज आपका नहीं आ वीडियो रही? बंद है? हाँ नहीं आवाज तो आ रही है। ओके ओके हाँ तो राइट राइट, आवाज हम तो ये आ रही है। देखेंगे कि जिस्म के अंदर बुरूदत का बढ़ना और जिस्म के अंदर रतूबत का बढ़ना, ये दो बेसिक रीजन है हमारे जिस्म में ओबेसिटी होने के। अब बुरूदत के बढ़ने के बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं, रतूबत के बढ़ने के बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं। जो हम दो टाइप के कॉजेस होते हैं, एक तो जो हमें इजीली समझ में आते हैं कि साहब बुरूदत कैसे बढ़ सकती है। बुरूदत बढ़ सकती है कि साहब किसी ने कोल्ड फूड एंड ड्रिंक्स ज्यादा इस्तेमाल किए, ठंडे पीने की चीजें, खाने की चीजें ज्यादा इस्तेमाल की, बुरूदत बढ़ गई। या कोई पर्सन जो है ठंडी दवाएं ज्यादा इस्तेमाल करता है तो बुरूदत ठंडक पड़ जाती है।
या जो बारिद अखलात हैं वो जिस्म में ज्यादा जमा हो जाएं तो बुरूदत बढ़ जाती है, या जिस कोई पर्सन हरकत नहीं कर रहा है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो भी बुरूदत बढ़ जाएगी, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी से हरारत पैदा होती है। और या उसके उरूख के अंदर सुद्दे पैदा हो गए हैं, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो गया है, तो भी बुरूदत बढ़ सकती है। तो ये सब बुरूदत बढ़ने के कॉज हो सकते हैं। अब कुछ कॉजेज जो किताबों में लिखे हैं जो इजीली समझ में नहीं आते हैं, एक्सेसिव हरकत की वजह से भी बुरूदत बढ़ती है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये नॉर्मल जब आप फर्स्ट लाइन देखेंगे तो वो आपको इजीली समझ में नहीं आएगा। मतलब कहेंगे कि साहब हरकत कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, उसकी वजह से बुरूदत कैसे बढ़ जाएगी, ये नहीं समझ में आता। तो ये इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको और डीप में जाना पड़ेगा। जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हरारत, हरकत से हरारत पैदा होती है, जिसमें गर्मी पैदा होती है, बिल्कुल सही है। हरकत से हरारत गरीजिया भड़कती है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर एक्सेसिव हरकत होगी तो वो बढ़ी हुई हरारत हमारी हरारत गरीजिया को तहलील कर देगी, जिसकी वजह से जिस्म में इनडायरेक्टली बुरूदत बढ़ जाएगी। तो अगर कोई इंसान एक्सेसिव बहुत ज्यादा फूड लेता है तो उसकी वजह से डायरेक्टली भी बुरूदत बढ़ती है, और कोई इंसान अगर बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता है और उसके बाद बहुत ज्यादा डाइट भी ले लेता है तो फिर उसकी वजह से भी बुरूदत जिस्म में बढ़ सकती है। इसी तरीके से बात करते हैं हम रुतूबत की, कि भाई रुतूबत कैसे हो सकती है, बॉडी में फ्लूइड कंटेंट कैसे बढ़ सकता है। तो डायरेक्टली हमें समझ में आता है कि कोई इंसान बहुत ज्यादा कोल्ड रतब ड्रिंक्स ज्यादा लेता है, रतब दवाइयां, रतब ग़िज़ा ज्यादा इस्तेमाल करता है, बढ़ जाता है। कोई इंसान रेस्ट बहुत करता है, क्योंकि रेस्ट से रुतूबत जिस्म में पैदा, ड्रग्स लेता है जिनका रतब इस्तेमाल होता है, या ऐसी तदाबीर ज्यादा इख्तियार करता है जो ठंडी होती हैं या जिनसे रतूबत पैदा होती है। तो इन सब चीजों से जिसमें रतूबत पैदा होगी। तो अगर हम कोई भी पर्सन हमारे पास आता है, उसको हम उसका सबसे पहले हम मिजाज, हमें उसका पता होना चाहिए कि इस उम्र का क्या मिजाज होता है, उस पर्सन का उसके जिसमें रतूबत का लेवल क्या होगा, बुरूदत का लेवल क्या होगा, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। और उसके हिसाब से फिर हम ये देख सकते हैं कि उसके जिस्म में बुरूदत का गलबा हो रहा है या नहीं, रुतूबत का गलबा हो रहा है या नहीं। अब हम आते हैं असबाब, क्योंकि जो आज का टॉपिक है असबाब सित्ता जरूरिया और ओबेसिटी के रिलेशन में, तो मैं जो असबाब सित्ता जरूरिया इनको तो एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा, लेकिन इनका एक मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं कि जिससे हमें समझ में आए कि भाई हवा से का क्या रोल हो सकता है ओबेसिटी के अंदर। जब हम ये देखते हैं कि हवा बहुत बड़ा चैप्टर है, पूरा एक लेक्चर उसके लिए हमें जरूरी है, लेकिन छोटा सा सिंपल सा अगर हम ये कह सकते हैं कि हवा का जो मिजाज है और इंसान का मिजाज है, इंसान को प्योर हवा में रहना चाहिए और ऐसी हवाओं में रहना चाहिए जो उसके मिजाज के मुआफिक। अगर कोई बारिद मिजाज का इंसान है, वो अगर बारिद हवाओं में ज्यादा रहता है तो ऑब्वियसली उसके जिस्म में बुरूदत होने के, ठंडक बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। जब बुरूदत बढ़ेगी तो बुरूदत बढ़ के ओबेसिटी होने के चांसेस ज्यादा है। अगर कोई इंसान कोल्ड एंड मॉइस्ट सोयर के अंदर रहता है तो जिस्म में इसकी वजह से तबरीद और तरतीब, तबरीद बुरूदत, तरतीब रुतूबत, दोनों अगर कोई पर्सन उसका मिजाज, अगर हार मिजाज का इंसान है, वो बारिद और रतब उसमें रह रहा है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा कंपैरेटिवली उस पर्सन के जो बारिदुल मिजाज है और वो बारिद और रतब हवाएं जिस जगह पर है वहां पर रहता है, तो उसके जिस्म में बुरूदत और रुतूबत के बढ़ने के इम्कानात ज्यादा होंगे। ऑब्वियसली जब उसमें बुरूदत और रुतूबत बढ़ेगी तो बुरूदत और रुतूबत बढ़ेगी तो ओबेसिटी होने के चांसेस रहते हैं। तो ये एक हवा का इफेक्ट हो सकता है उस पर्सन के ऊपर। अब हम बात करते हैं ग़िज़ा की, माकूल व मशरूब की। ग़िज़ा को थोड़ा समझना चाहिए हमें कि ग़िज़ा हमारे जिस्म में जाकर करती क्या है, कैसे वो ग़िज़ा हमारे जिस्म की तबई हालत को बनाती है और कैसे ग़िज़ा हमारे जिस्म की गैर तबई हालत यानी कि मर्ज को पैदा करती है। तो इस स्लाइड में मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की है कि जो भी फूड हम लेते हैं वो जब इंटेस्टाइन में जाता है तो हम उसको कैलूस कहते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है उसका, फिर वो उरूक़ दम या मेसेंट्रिक वेसल्स में रहता है, लिवर में पहुंचने से पहले कैमूस कहलाता है, जिससे लिवर में जाकर
अब हम बात कंटिन्यू। कर रहे थे कि ग़िज़ा से किस तरीके से तबई हालत पैदा हो सकती है और ग़िज़ा से किस तरीके से गैर तबई हालत पैदा हो सकती है। तो इस स्लाइड में आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो भी फूड्स हम लेते हैं इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं, उनसे कैलूस बनता है। इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होने के बाद लिवर से पहले वो कैमूस होती है और कैमूस से अखलात पैदा होते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था कि अखलात से क्या बनता है, आज़ा बनते हैं। तो अगर अखलात अच्छे, अब हम चाहते हैं कि आज़ा की जो तबई हालत है जिसको हम सेहत कहते हैं और आज़ा की गैर तबई हालत जिसको मर्ज कहते हैं, उसके लिए इस साइकिल को समझना जरूरी है। हम ये चाहते हैं कि आज़ा अपनी तबई हालत में रहे, तो आपके लिए जरूरी है कि अखलात का तबई होना लाजमी। अगर अखलात हम चाहते हैं तबई हो तो कैलूस और कैमूस तबई होना जरूरी है, और कैलूस और कैमूस तबई तभी हो सकता है जब हम ग़िज़ा जो ले रहे हैं वो तबई हो। तबई होने का क्या मतलब है? तबई होने का मतलब है कि इंसान के मिजाज के मुआफिक हो। जैसा इंसान का मिजाज है उसके मुआफिक ग़िज़ा जो उसको सूट करती है, उस तरह की ग़िज़ा अगर वो ले रहा है तो उससे तबई हालत यानी कि सेहत होती है, और अगर उससे वो गैर तबई ग़िज़ा है तो उससे गैर तबई हालत यानी कि मर्ज पैदा हो सकता है। तो इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ग़िज़ा से हालात बदन तब्दील होते हैं। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि ग़िज़ा गैर तबई, कैलूस गैर तबई, कैमूस गैर तबई, अखलात गैर तबई। अखलात जब गैर तबई होते हैं तो वो हमारे उरूक के अंदर सुद्दे पैदा करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं। उन सुद्दों की वजह से रूह उस आज़ा तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती है। आज़ा के अंदर सुए मिजाज, एबनॉर्मल टेम्परामेंट उसका डेवलप हो जाता है और नतीजे में मर्ज पैदा हो जाता है। तो ये जो मैकेनिज्म है ये हर मादी मर्ज के लिए है, हर मादी मर्ज के लिए। इसीलिए हम जब भी किसी भी मादी मर्ज का इलाज करते हैं तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जुज जिसको हम ग़िज़ा व परहेज, जब भी किसी हकीम साहब के पास जाएंगे तो वो ग़िज़ा और परहेज जरूर बताएंगे आपको। क्यों बताएंगे? ये एक कॉन्सेप्ट है कि क्यों हम हर खिलती अमराज के अंदर बताते हैं कि आप ये चीज खाएं, ये चीज ना खाएं। अगर कोई मादी मर्ज है और उस पर्सन को वैसी ग़िज़ाएं वो खाता रहे जिनसे वो मादा मर्ज यानी कि वो अखलात पैदा हो रहे हैं, तो मर्ज ठीक नहीं होगा। इसीलिए जो एक हमारा कॉन्सेप्ट है तर्के ग़िज़ा का और तकलील ग़िज़ा, वो कॉन्सेप्ट इसी चीज को ध्यान में रखते हुए दिया गया है कि क्योंकि जो मादा मर्ज है वो अखलात से पैदा होता है और अखलात क्योंकि ग़िज़ा से बनते हैं, तो ग़िज़ा का सही रहना जरूरी है। अगर हम ये चाहते हैं कि मादा मर्ज ना बढ़े तो पीछे से उसकी सप्लाई को रोकना पड़ेगा, पीछे से उसकी सप्लाई को रोकना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। इसीलिए हम तकलील ग़िज़ा या तर्क ग़िज़ा बताते हैं। या तीसरी चीज जो हम जो परहेज बताते हैं वो उन ग़िज़ाओं को लेने से मना करते हैं जिनसे मादा मर्ज में इजाफा होता है, या उन ग़िज़ाओं को हम लेने के लिए एडवाइस करते हैं कि जो उस मादा मर्ज के खिलाफ होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ग़िज़ा के ताल्लुक से हमारी किताबों में लिखा हुआ है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। माकूल और मशरूब का अगर हम देखें कि भाई ओबेसिटी कैसे कर सकता है, तो इस स्लाइड में बहुत शॉर्ट में कि अगर कोई भी ऐसी ग़िज़ा जो बारिद और रतब है और इंसान का मिजाज भी बारिद रतब है, तो उस बारिद रतब ग़िज़ा से जिस्म के अंदर तबरीद और तरतीब, बुरूदत एंड रतूबत पैदा होगी। और शहम चर्बी के लिए, फैट के लिए, क्योंकि फैट का जो अपना मिजाज है, फैट बिलफेल तो हार है, फैट से हमें एनर्जी ज्यादा मिलती है, दैट इज बिलफेल हार है। लेकिन बिल मादे की अगर हम बात करते हैं तो मादा जो है फैट का वो खुद बजाते खुद वो बारिद है, यानी कि फैट को बर्न करने के लिए हमें हरारत की जरूरत पड़ती है। अगर हरारत कम है यानी कि जिसमें बुरूदत है तो वो फैट जम जाती है। बहुत आसान सा एग्जांपल है, घी सर्दियों में क्या होता है, जम जाता है, गर्मियों में घी नहीं जमता है। तो सिंपल है, फैट जो भी अगर हम ऐसी ग़िज़ा जो बारिद और रतब होगी और जिसमें हरारत कम होगी तो ऑब्वियसली उससे तबरीद और तरतीब होने के चांसेस जिसमें ज्यादा हैं और फैट के डिपॉजिट होने के चांसेस ज्यादा हैं। हरकत और सुकून बदनी, इसको थोड़ा सा मैं हरकत बदनी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब भी हम ओबेसिटी की बात करते हैं तो हरकत बदनी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हरकत बदनी का जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द पावर हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द स्पीड हो सकता है। यानी कि अगर हम पावर कितनी पावर उस हरकत को करने में की जा रही है तो वो कवी या ज़ईफ हो सकती है।
कितना देर तक की जा रही है, वो ज्यादा देर तक कर रहे हैं तो कसीर हो सकती है, कम देर तक कर रहे हैं तो कलील हो सकती है, और किस स्पीड से कर रहे हैं, सरी है, फास्ट या बती है। क्योंकि इन मूवमेंट्स को समझना जरूरी है, इन मूवमेंट्स के अलग अलग इफेक्ट हैं बॉडी पे, हर मूवमेंट का अलग अलग इफेक्ट है। हरकत बदनी से मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि हरकत बदनी, कोई इंसान बहुत ज्यादा हरकत करता है उससे हरारत भी पैदा होती है और उससे बुरुदत भी पैदा होती है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो इसलिए इन मूवमेंट्स की जो टाइप है और इनके इफेक्ट्स हैं वो हमें पता होने चाहिए एज ए फिजिशियन, कि हम किसी पर्सन को अगर हम बता रहे हैं कि भाई आप रनिंग करो तो उसकी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, हम किसी पर्सन को बता रहे हैं कि भाई आप ब्रिस्क वॉकिंग करो उसकी बॉडी पे क्या इफेक्ट आएगा, या हम किसी पर्सन को बता रहे हैं कि आप सिर्फ नॉर्मल वॉकिंग करो उसकी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, हम क्या पर्सन को बता रहे हैं कि कितनी देर आपको वॉक करना है, कितनी स्पीड से आपको वॉक करना है, किस तरीके से करना है, तो इन सब के इफेक्ट्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो इनको समझना जरूरी है। हरकत बदनी किस तरीके से फैट डिपोजिशन कर सकता है, तो अगर कोई पर्सन लैक ऑफ हरकत बदनी करता है, हरकत बदनी यानी कि मूवमेंट कम कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहा है, तो ऑब्वियसली हरारत गरिजिया की पैदाइश कम होगी। हरारत गरिजिया की पैदाइश कम होगी तो उससे जिसमें पैसिवली तबरीद और तरतीब बढ़ जाएगा और फैट डिपोजिशन हो सकता है। दूसरा इसका मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताया कि एक्सेसिव हरकत बदनी क्या कर सकती है, एक्सेसिव हरकत बदनी हमारी हरारत गरिजिया को तहलील कर सकती है, तहलील करके वो उसकी हरारत गरिजिया को ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो यहीं पर वो सेकंड आ जाएगा कि हरारत गरिजिया का कम होना, तबरीद जिसमें बुरूदत का बढ़ना, जिसमें रतूबत का बढ़ना और फैट का डिपोजिशन होना। तीसरा हो सकता है कि सुकून बदनी का क्या इफेक्ट हो सकता है। सुकून बदनी, अगर कोई पर्सन एक्सेसिव सुकून, एक्सेसिव रेस्ट करता है तो सुकून जो होता है वो मुबर्रिद और मुरत्तिब होता है, यानी कि बुरूदत पैदा करता है और रुतूबत पैदा करता है। तो अगर कोई पर्सन काम फिजिकल एक्टिविटी कम करता है, रेस्ट ज्यादा करता है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर रतूबत गरीबा का जो गलबा होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हरारत गरीजिया उसकी कम हो जाएगी, जो नॉर्मल बॉडी हीट है वो कम हो जाएगी और एबनॉर्मल बॉडी फ्लूइड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उनका तहल्लुल नहीं हो रहा, वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, जिसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा कि साथ तबरीद और तरतीब जिसमें बुरूदत, रतूबत एंड फैट डिपोजिशन, ओबेसिटी हो जाएगी। तो हम अभी तक हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हवा का क्या इफेक्ट आया, कैसे वो ओबेसिटी कर सकता है, माकुल व मशरूब किस तरीके से ओबेसिटी कर सकते हैं, हरकत बदनी कैसे ओबेसिटी कर सकती है, हरकत बदनी की कमी और हरकत बदनी की ज्यादती, सुकून बदनी की ज्यादती किस तरीके से ओबेसिटी कर सकती है, ये अभी तक हमने देखा। जब हम हरकतें बदलने की बात करते हैं तो रियाजत की बात करना, बात ना करना बेईमानी होगा। तो क्योंकि रियाजत मुझे अलग से टॉपिक चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि रियाजत को यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते चले। हरकतें बदनी, बॉडी मूवमेंट्स आर बेस्ट एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ रियाजत। रियाजत हम कहते किसे हैं कि वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ये बहुत जरूरी है। रियाजत जो है वो की तारीफ जो है, जो उसका मकसद है कि जिसके लिए हम रियाजत वर्ड यूज करते हैं, वो वॉलंटरी मूवमेंट के लिए है। और एक और चीज है कि इट इंक्रीजेस द हार्ट एंड रेस्पिरेटरी रेट। ऐसी बॉडी मूवमेंट जिससे हार्ट रेट इंक्रीज ना हो, ऐसी बॉडी मूवमेंट जिससे रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज ना हो, वो रियाजत की डेफिनेशन में नहीं आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि रियाजत जो है दो टाइप की है, रियाजत अर्जिया, रियाजत जातिया। अर्जिया इनवॉलंटरी, जातिया वॉलंटरी। यानी कि हम देख रहे हैं कि रियाजत वॉलंटरी जो जातिया है ये भी दो टाइप की है, आम्मा और खासा, जनरलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है। तो जो रियाजत की डेफिनेशन है वो रियाजत जातिया के लिए है, रियाजत अर्जिया के लिए नहीं है। एक पर्सन है साइकिल चला के अपना सामान बेचता है, वो भी पूरे दिन साइकिल चला रहा है, लेकिन वो रियाजत में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा रियाजत में? क्योंकि ये रियाजत अर्जिया है। रियाजत जातिया क्या है कि वो पर्सन सुबह सुबह वॉकिंग करने के लिए जाए, जिम जाए एक्सरसाइज करने के लिए, वो रियाजत है। क्योंकि असल जो इफेक्ट आते हैं जिसमें हार्ट रेट का बढ़ना, रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ना, जिसके अंदर चेंजेस होना, उसके लिए जरूरी है कि वो मूवमेंट वॉलंटरी हो। अब ये जो रियाजत है अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन कसीर और कलील हो सकती है, जैसा हमने पीछे हरकत का क्लासिफिकेशन बताया। पावर जितनी यूज हो रही है कवी और ज़ईफ हो सकती है, और स्पीड के अकॉर्डिंग सरी और बती हो सकती है। अब हम देखेंगे कि इनके इफेक्ट्स, बेनिफिट्स क्या होते हैं। ये सब लोग जानते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है, ऑक्सीजनेशन बढ़ जाता है, वेस्ट मटेरियल बॉडी से एक्सक्रीट होने लगता है, इवैक्यूएशन होता है, स्वेटिंग होती है, उससे स्किन की पोरोसिटी इंक्रीज होती है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हरारत गरीजिया बढ़ती है, अखलात का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, और मसल्स और जॉइंट्स जो होते हैं वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं। तो ये सब इसके इफेक्ट्स हैं, बेनिफिट्स हैं।
अब हमारी बॉडी में हरकत रियाजत करती क्या है? दो काम करती है, एक तस्खीन करती है, एक तहल्लुल करती है, दो बड़े काम करती है। तस्खीन हम कहते हैं जिस्म की हरारत का बढ़ना, बॉडी टेम्परेचर का इंक्रीज होना, ये तस्खीन कहलाता है। और तहल्लुल डिसोल्यूशन है, जो हमारे अखलात है उनका डिसोल्यूशन है। अब कौन सी हरकत से तस्खीन होगा, कौन सी हरकत से तहल्लुल होगा, ये हमें लिए जानना जरूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी को ओबेसिटी का ट्रीटमेंट बताते हैं तो कौन सी रियाजत कितनी करनी है उसका हमें पता होना चाहिए कि किस रियाजत का क्या इफेक्ट आता है, इम्पैक्ट क्या आता है। हम सबको बताते हैं भाई एक्सरसाइज करो, हम सबको बताते हैं 45 मिनट्स आप एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, पर्सन का बिल्ड क्या है, पर्सन की कैपेसिटी क्या है, उसके ऊपर ये चीज डिपेंड करती है। जैसे हम इस स्लाइड में देख रहे हैं कि रियाजत कवी, सरी, कलील। कवी यानी कि बहुत पावर यूज करनी पड़ रही है, सरी यानी कि बहुत फास्ट रियाजत कर रहा है और थोड़े ड्यूरेशन के लिए कर रहा है। तो इस रियाजत से क्या होगा, जिसमें हरारत बढ़ेगी, सिर्फ तस्खीन होगा, तस्खीन सबसे ज्यादा होगा। अब ये रियाजत हम किसको बता सकते हैं? ये रियाजत हम उसको बता सकते हैं जो सबसे पहला तो वो इंसान कवी होना चाहिए, दूसरे वो इंसान अपना बॉडी वेट इंक्रीज करना चाह रहा है। तस्खीन यानी कि किसी जगह पर गर्मी पैदा करना, गर्मी यानी कि रूह ज्यादा पैदा होती है, रूह यानी कि ग़िज़ा ज्यादा आती है, ग़िज़ा से आज़ा बनते हैं, अखलात से आज़ा बनते हैं। तो अगर हम किसी को दुबले को मोटा करना चाहते हैं और उसकी कुव्वत कवी है, यानी कि जवान आदमी है, पतला दुबला है, उसको हम रियाजत कविया बता सकते हैं, सरी बता सकते हैं, लेकिन कलील बताएंगे, ड्यूरेशन उसकी कम होगी। जैसे ही ये कलील रियाजत कसीर हो जाती है, हालांकि कवी रियाजत बहुत देर तक करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्योंकि थियोरेटिकली ये आ रहा है कि कोई इंसान बहुत तेज 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे दौड़ रहा है, क्या इफेक्ट आएगा? सबसे ज्यादा तहल्लुल होगा, डिसोल्यूशन होगा। अब ये कौन कर सकता है? जो बहुत ज्यादा कवी हो, बहुत ज्यादा कवी हो, वही उसी के अंदर, उसके अंदर इफेक्ट क्या आएगा? तहल्लुल होगा, यानी कि वेट बहुत तेजी से रिड्यूस होगा। अब नेक्स्ट बात करें, रियाजत कवी बती कलील। कवी है, ज्यादा पावर यूज हो रही है, स्लोली कर रहा है और थोड़ी ड्यूरेशन कर रहा है, तस्खीन जिसमें हल्की सी हरारत पैदा होगी। और इसी के बाद अगर कवी है, बती है, कसीर है, ज्यादा फोर्स यूज कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, लेकिन बहुत देर तक कर रहा है, तो ऑब्वियसली उससे तहल्लुल बढ़ जाता है। अब इंसान ब्रिस्क वॉकिंग कर रहा है और बहुत देर तक कर रहा है, क्या होगा? तहल्लुल ज्यादा होगा, वेट रिड्यूस हो जाएगा। रियाजत ज़ईफा यानी कि अब पर्सन कवी नहीं है, ज्यादा फोर्स यूज नहीं कर सकता, तो रियाजत ज़ईफा जो है वो सरी यानी कि फास्ट तो कर सकता है, और कलील थोड़ी देर के लिए भी कर सकता है, या वो कसीर ज्यादा देर के लिए कर सकता है। अगर वो कलील कर रहा है तो तस्कीन पैदा होगी, अगर वो कसीर ज्यादा देर तक कर रहा है तो तहल्लुल हो जाएगा। तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आप इजीली सा समझिए, कोई भी रियाजत अगर ज्यादा देर तक की जाए तो उससे जिस्म तहल्लुल होगा, यानी कि डिसोल्यूशन होगा। कोई भी रियाजत, कोई भी मूवमेंट अगर कम ड्यूरेशन के लिए की जाए तो उससे जिस्म तस्खीन होगी, यानी कि जिसमें हरारत बढ़ेगी। यानी कि आप, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर किसी को भी मोटे को दुबला करना है तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि साहब लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपको रियाजत करनी है। अब लॉन्ग ड्यूरेशन तक कवी करनी है कि ज़ईफ करनी है, ये डिपेंड करेगा कि उस पर्सन की एज क्या है। एक जवान है तो आप उसको कवी बता सकते हैं, एक आपके पास में मिडिल एज पर्सन आया तो उसको आप मॉडरेट बता सकते हैं, एक आपके पास बूढ़ा पर्सन आया तो आप उसको बताएंगे भाई आराम से चलो लेकिन देर तक चलो। तो ये डिपेंड करता है, जब हम ओबेसिटी का ट्रीटमेंट करेंगे तो उस वक्त ये क्योंकि रियाजत अलग से बताने का मौका नहीं था, इसलिए मैंने सोचा यहीं पे इसको एक्सप्लेन करता चलूं। तो उस वक्त के लिए आपको ये डिसाइड करना कि भाई इसको मैं कितनी देर की रियाजत बताऊं, कवी बताऊं कि ज़ईफ बताऊं, उसको तेज तेज करने वाली बताऊं कि आराम से करने वाली मूवमेंट बताऊं, उसको नॉर्मल वॉकिंग बताऊं, ब्रिस्क वॉकिंग बताऊं, जॉगिंग बताऊं, ट्रेडमिल बताऊं। ये सब आपको डिसाइड करने में, और सही डिसाइड करने के लिए आपको उनके इफेक्ट्स का पता होना जरूरी है। तो सिंपल सा 2 लाइन का आंसर क्या है? कोई रियाजत, कोई मूवमेंट अगर बहुत देर तक करते हैं तो उससे तहल्लुल होता है, यानी कि डिसोल्यूशन होगा, वेट रिड्यूस होगा। कोई भी हरकत अगर कम देर तक की जाती है उससे जिसमें तस्खीन पैदा होती है, हरारत बढ़ती है। अब ये डिफरेंट टाइप की रियाजत जो बताई गई हैं ये सब आप जानते हैं, इसको मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हरकत व सुकून नफसानी, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस पे भी पूरा एक लेक्चर हो सकता है लंबा चौड़ा, लेकिन शॉर्ट में यूनिक कॉन्सेप्ट है,
मैंने जैसा कि शुरुआत में बताया कि हरकत नफसानी और सुकून नफसानी की जब हम बात करते हैं तो हम हरकत रूह और सुकून रूह की बात कर रहे हैं। रूह की हरकत अंदर की तरफ है, रूह की हरकत बाहर की तरफ है। ये जो हरकत है और इसी हरकत से हमारी मेंटल सिचुएशन, हमारे हार्मोनल कंट्रोल, हमारे हार्मोन्स का स्टिमुलेटरी हार्मोन्स निकलेंगे कि एक्साइटेटरी हार्मोन्स निकलेंगे कि इनहिबिटरी हार्मोन्स निकलेंगे, ये हरकत रूह के ऊपर डिपेंड होता है। मेंटल स्टेट, अगर किसी भी मेंटल स्टेट की हम बात करते हैं तो उसमें इस कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा रोल है। हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम बिहेवियरल चेंजेस की बात करते हैं, हम एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह की बात करते हैं, उनके ट्रीटमेंट में, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझने में इस कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा रोल है। इसके लिए सेपरेट लेक्चर चाहिए, लेकिन अभी हम सिर्फ यहीं तक कह के आगे बढ़ रहे हैं कि हरकत रूह अंदर की तरफ, बाहर की तरफ किस तरीके से कर रही है, उसकी वजह से क्या कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उनका इफेक्ट क्या आता है। इस स्लाइड में हम उसको देखेंगे कि अगर हरकत में सुकून में इम्बैलेंस होगा तो इसकी वजह से हम आसान लैंग्वेज में समझने के लिए कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अब जब हम ओबेसिटी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ओबेसिटी एंड साइकोलॉजी एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा लोग लाइक नहीं डालते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं, मेंटल कंडीशंस, जिसमें पर्सन ओवर ईटिंग करता है। आप लोगों को शायद याद हो, आप लोगों ने एक डिजीज पढ़ी होगी जूउल कल्ब, बुलिमिया। मैदा जो है, सैटिटी सेंटर जो है उसका रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, जरूरत नहीं है फिर भी खा रहा है, ओवर ईटिंग कर रहा है। इट्स ए मेंटल डिसऑर्डर। हरकत और सुकून नफसानी से रिलेटेड है। रूह यानी कि वहां पे रूह के साथ में जो हार्मोन्स आने चाहिए या जाने चाहिए सेंटर पे, वो नहीं जा रहे हैं। यानी कि जब हम देखते हैं कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनके साथ भी ओबेसिटी रिलेटेड है। बाकायदा मैंने इस पे, जब मैं पीजी कर रहा था, उस पर रिसर्च भी किया था, ईटिंग बिहेवियर बच्चों का देखा था, और उसमें हमने सैटिटी रेस्पॉन्सिवनेस, हंगर सेंटर की रेस्पॉन्सिवनेस क्या है, फूड इनटेक क्या है, इंटरेस्ट क्या है, फिजिकल एक्टिविटी क्या है, सब हमने उसमें एसेस किया था। और हमने ये देखा था कि कुछ बच्चे जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं वो डिप्रेशन में ओवर ईटिंग करते हैं। कुछ ऐसा है बहुत से लोगों के साथ में, आप अपनी प्रैक्टिस में देखेंगे, बहुत सारे लोग जब गुस्से में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तो बर्गर खाने चले जाते हैं, उनको जब तक बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है। या कुछ लोग डिप्रेशन में अंडर ईटिंग करते हैं। दोनों इफेक्ट्स हैं, दोनों इम्पैक्ट्स हैं उसके, ओवर ईटिंग भी है, अंडर ईटिंग भी है। तो ओबेसिटी में मेन जो रिलेशनशिप है दैट इज ऑफ ओवर ईटिंग। ऐसी ओबेसिटी जो ओवर ईटिंग करे, वो ओबेसिटी, वो मेंटल फैक्टर्स ओबेसिटी का कॉज बनते हैं, जिनकी वजह से फैट डिपोजिशन हो सकता है। अब नौमो यक्जा तो सिंपल, जैसा मैंने हरकत बदनी बताया वो हमारा वेकफुलनेस है, और जो मैंने हरकत नफसानी बताया वो हमारा स्लीप है। दो चीजें, हरकत बदनी और हरकत नफसानी, जो इम्पैक्ट वहां पर है वही इम्पैक्ट यहां पर है। जो हरकत बदनी के इफेक्ट्स आते हैं वही यक्जा है, जो सुकून बदनी है वही ये है, स्लीप है। अब हम बात करते हैं एहतबास और इस्तिफराग की। तो जो चीजें जिस्म में रुकनी जरूरी हैं वो चीजें जिस्म में रुकनी चाहिए, जो चीजें जिस्म से खारिज होनी जरूरी हैं वो चीजें जिस्म से खारिज होनी चाहिए। तो रिटेंशन एंड इवैक्यूएशन, जो सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल फैट बॉडी में जितना जरूरी है उतना ही रुके, उसके बाद वो बर्न हो जाए, या जो टॉक्सिक मैटर्स हैं वो जिस्म से बाहर नहीं लाएं। अगर फासिद मवाद जिस्म के अंदर रुकते हैं तो मैंने शुरुआत की स्लाइड में बताया कि वो सुद्दे पैदा करते हैं। जब सुद्दे पैदा करते हैं तो रूह की जो पहुंच है उस जगह पर वो प्रॉपर्ली नहीं होती है, ऑब्वियसली डिजीज प्रोड्यूस होती है। और तो इसलिए एहतबास व इस्तफराग काफी जरूरी है। अब क्योंकि वक्त काफी हो रहा है, अब हम बात करते हैं एक डाइट चार्ट की, आपके रेफरेंस के लिए, कि किस तरीके से आपको कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट आप किसी पर्सन को बताएं कि कितना लेना है। ये टॉपिक बेसिकली एक्सपर्ट्स के लिए है कि भाई किस हिसाब से कैलकुलेट करें। आपको आसान से समझाने के लिए मैंने ये स्लाइड को बनाया है। आपको पहले तो पता होना चाहिए कि बैलेंस डाइट में जब भी हम किसी को डाइट रिकमेंड करते हैं तो उसके अंदर प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट का एक रेशियो है।
जो उसी रेशियो में देना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट 45 to 80%, प्रोटीन 8 to 15% और फैट 10 to 30%। ये एक रेंज है जिसके हम डाइट को, अब डायबिटीज की है तो उसकी डाइट हम अलग सेलेक्ट करेंगे, अगर ओबेसिटी की है तो उसमें हम अलग सेलेक्ट करेंगे, किसी को दुबले को मोटा करना है तो उसकी डाइट हम अलग सेलेक्ट करेंगे। तो ये सब इन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम इसमें से रेफरेंस रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, लोअर एंड पे भी जा सकते हैं, अपर एंड पे भी जा सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि साहब 45 to 80%, तो ये आपको कौन सी डिजीज में आप कितना यूज करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से आप इसमें से रेफरेंस रेंज ले सकते हैं। और इट शुड बी एडेड विद एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक आदमी है जिसका वजन 80 किलो है और उसकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भाई उसका आइडियल वेट कितना होगा, 60 kg होगा। कैसे पता लगा? फॉर्मूला ये है, वेट इन केजी, हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100, 160 सेंटीमीटर हाइट थी उसकी, 100 माइनस किया, 60 kg आइडियल वेट आ गया। और उसका वेट कितना है इस वक्त, 80 kg, यानी कि उसका वेट तकरीबन 35% के करीब एक्स्ट्रा है। और हमने क्या कहा था कि 20% से ज्यादा अगर बॉडी वेट इंक्रीज हो जाता है तो वो ओबेसिटी कहलाता है। तो ऑब्वियसली ये पर्सन ओबेस है, इसका वेट हमें रिड्यूस करना है। अब वेट रिड्यूस करने के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। हम एक प्रिंसिपल जिसमें हम डाइट की अब हम बात कर रहे हैं, तो डाइट हम उसको कम कर देते हैं। अब डाइट कम करेंगे, कितना कम करेंगे उसका भी एक प्रिंसिपल है, जो उसका रिकमेंडेड अलाउंसेस है। 80 kg बॉडी वेट के लिए जो रिकमेंडेड अलाउंसेस है उसमें हम 1000 से किलो कैलोरीज से ज्यादा माइनस नहीं करेंगे। ये एक थंब रूल है, आप याद रखिए कि अगर किसी को भी हमें कम करना है तो उसको उसके बॉडी वेट की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट में माइनस आप 1000 करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्सन के लिए 2800 किलो कैलोरीज पर डे रिक्वायर होगी। अब ये जो रिक्वायरमेंट है ये किस चीज पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है पर्सन के टाइप ऑफ वर्क के ऊपर। इस पर्सन का टाइप ऑफ वर्क क्या है, इसके हिसाब से हमने इसका कैलोरी कैलकुलेशन एस्टिमेट किया है। यानी कि अगर कोई सेडेंट्री वर्कर है, सेडेंट्री वर्कर मतलब सारे दिन कुर्सी पे बैठा रहता है, उठता नहीं है, चलता फिरता नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको हम कहते हैं सेडेंट्री वर्कर। इसके लिए एक आसान सा फॉर्मूला है, 35 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट। सिंपल, कितना? 35 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट पर डे। मॉडरेट वर्कर है यानी कि थोड़ा उसको चलना फिरना पड़ता है, 45 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट। और अगर स्ट्रेनियस वर्कर है, बहुत मेहनत मजदूरी करता है फिर भी मोटा है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 55 to 60 किलो कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट। अब हम ये मान के चलते हैं कि साहब ये जो है ये एक ऑफिशियल पर्सन है, सेडेंट्री वर्कर है, तो 80 kg वेट है उसका, 80 into 35, तो रिक्वायरमेंट क्या होगी उसकी? 35 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट। तो 80 into 35 इज इक्वल टू 2800। दिस इज द रिक्वायरमेंट। आपको पता लग गया कि उस पर्सन की रिक्वायरमेंट 2800 किलो कैलोरी पर डे है। ठीक है, अब मैंने अभी आपको थंब रूल क्या बताया कि हम उसका रिड्यूस कितना कर सकते हैं? 1000 किलो कैलोरीज, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो हम उसको कितना देंगे? 1800 किलो कैलोरीज फिर भी देंगे। बहुत सारे मोटे लोगों का जब हम डाइट चार्ट बनाते हैं तो उस डाइट चार्ट में हमें 3 रोटी, 4 रोटी, 1 गिलास दूध सुबह को, 1 गिलास दूध शाम को, या फ्रूट्स बहुत सारे हमें ऐड करने पड़ते हैं। तो कोई भी आदमी जो नहीं जानता है वो क्या कहेगा? अरे यार कैसी बात कर रहे हो आप, इसको आप तो 4 रोटी बता रहे हो, इसको आप जो है राइस भी बता रहे हो, इसको आप जो है अंडे भी बता रहे हो। तो उसका जवाब सिर्फ टेक्निकल लोग दे सकते हैं, आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि जो उसका एक बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उतना फूड तो आपको देना ही पड़ेगा। रिडक्शन सडनली अगर आपने बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया, आपकी रिक्वायरमेंट उसकी 2800 आ रही है, आपने उसको सिर्फ 1000 किलो कैलोरीज दे दिया, तो इसके फिर एडवर्स इफेक्ट्स हो जाएंगे, इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स बॉडी के ऊपर आएंगे, और वो पर्सन जो होगा वो बहुत वीकनेस फील करेगा, या दूसरे इफेक्ट्स उसको हो सकते हैं जो स्टारवेशन से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि भाई हमें उसकी रिक्वायरमेंट पता कर लीजिए आप बॉडी वेट के हिसाब से, उसके टाइप ऑफ वर्क के हिसाब से, उसमें से 1000 माइनस कर दीजिए और 1800
जो भी आएगा वो उसको किलो कैलोरीज देंगे। अब ये आपको पता होना चाहिए कि साहब 1800 किलो कैलोरी अगर मुझे लेनी है तो प्रोटीन से कितनी लेनी है, फैट से कितनी लेनी है और कार्बोहाइड्रेट से कितनी लेनी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब हम क्योंकि मोटे को पतला कर रहे हैं तो हमें फैट कंटेंट कम लेना है, प्रोटीन कंटेंट हमें ज्यादा लेना है, और जो बचा वो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट पे जाना है। जैसे ये पर्सन है, प्रोटीन कंटेंट हमने हायर एंड पे लिया, प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या देखा था, प्रोटीन कंटेंट 8 to 15%, हमने प्रोटीन कंटेंट पीक टॉप वाला ले लिया 15%, और फैट कंटेंट जो था वो हमने देखा था 10 to 30%। किसी भी पर्सन को नॉर्मल सिचुएशन में 10 से 30% फैट दे नहीं देना है। अब क्योंकि हम मोटे आदमी को दुबला करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उसका फैट तो देंगे उसको, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 0% फैट वाली डाइट देंगे, क्योंकि अगर आपने 0 फैट कर दिया तो फिर फैट सॉल्युबल विटामिन कहां से जाएंगे। तो 10% यानी कि लोअर एंड ले लिया। अब जो बाकी बचा वो हमें कार्बोहाइड्रेट से लेना है। कार्बोहाइड्रेट में भी हमें ये चॉइस करनी चाहिए कि हम फाइबर वाली डाइट उसको ज्यादा एडवाइस करें, जिससे फाइबर्स हो, कार्बोहाइड्रेट का डिपोजिशन ना हो, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए। अब हमें यह पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट से कितने कैलोरीज मिलते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से और 1 ग्राम प्रोटीन से सिंपल सा फार्मूला है, 4 किलो कैलोरी मिलते हैं, और 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरीज मिलते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि 1800 का 75% यानी कि 1350 किलो कैलोरीज किससे आना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। अब 1350 किलो कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से लाने के लिए डिवाइडेड बाय 4, 337.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट उसको दिया जाएगा। ठीक है, ये कहां से आया 337? पहले हमने क्या किया, जो उसकी ऊपर की रिक्वायरमेंट थी 1800, उसको हमने 75% कितना होता है 1350, इसको डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरीज मिलते हैं, तो 337 ग्राम उसका कार्बोहाइड्रेट हो गया। इसी तरीके से 15% ऑफ 1800 इज इक्वल टू 270 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 67.5, और इसी तरीके से फैट जो 10% हम दे रहे हैं 1800 का 10% 180 किलो कैलोरीज डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि 1 ग्राम फैट से कितना कैलोरीज आता है 9, तो ये 20 ग्राम हो गया। दिस टोटल फूड विल बी 425 मिलीग्राम। अगर हम उसका डाइट मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं फाइनल कंक्लूजन पे आ रहा हूं, क्योंकि 45 मिनट्स होने जा रहे हैं। मेंटेनेंस ऑफ अस्बाब इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड, बेस्ट वे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ओबेसिटी भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, एंड अगर हम अस्बाब ज़रूरिया को ही मेंटेन करके चलते हैं तो हम अपनी हेल्थ को प्रमोट भी कर सकते हैं, प्रिजर्व भी कर सकते हैं, एंड फ्री फ्रॉम द डिजीजेस, फ्री फ्रॉम द इलनेस एक लाइफ गुजार सकते हैं। थैंक यू। The session is open for discussion. Thank you so बहुत बहुत much. शुक्रिया जनाब डॉक्टर फारूक साहब। ये अपना प्रेजेंटेशन स्लाइड हटा दीजिए, हम डिस्कशन पे आ जाते हैं अभी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमाम जितना भी यूनानी का कंसेप्ट था वो पूरी तरह से बिल्कुल अरकान से लेके और एंड तक, किस तरह से ग़िज़ा बनेगी, ग़िज़ा से अखलाक बनेंगे और किस तरह से आज़ा बनते हैं, अगर अखलाक सही हुए तो किस तरह सेहत रहती है, और अगर उसके अंदर कोई सुद्दा पैदा हो जाए तो किस तरह से सूए मिजाज या मर्ज पैदा होता है, वो तमाम चीज़ें आपने तफसील से बयान की है। और उम्मीद ये है कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सब चीज़ें काफ़ी हद तक समझ में आ गई होंगी। इसी के ताल्लुक से जो ग़िज़ा, किस तरह से ग़िज़ा से सेहत और मर्ज पैदा होता है, किस तरह से रियाजत करनी है, कौन सी रियाजत करनी है, किससे तहल्लुल होगा, किससे तस्कीन पैदा होगी, और ये तमाम चीज़ें आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही इजी वे में हम तमाम लोगों को समझाया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी इसमें थी जो अभी तक हमें भी नहीं पता थी, उसमें काफ़ी चीज़ों से हमें उसमें इजाफा हुआ नॉलेज में। एक बहुत अहम पॉइंट जो मुझे भी समझ आया है कि जैसे हम कोई भी खाना खाते हैं, हालांकि हमारे भी एक्सपीरियंस में है ये, जब हम कोई भी चीज़ खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारे मैदे में भी बुरूदत पैदा हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम नॉर्मल खाना खाते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन कभी हम कहीं दावत में हो या किसी ऐसी जगह हो जहां हम हद से ज्यादा फ्री का समझ के ज्यादा खा जाएं,
तो क्या होता है, कुछ खट्टी डकारें आना, कुछ मतलब बदहजमी होना, ये सिर्फ उसी की अलामत है कि जिस मैदे की हजम करने की सलाहियत तकरीबन 250 ग्राम की थी और आपने उसमें 45 मतलब आधा किलो से भी ज्यादा आइटम डाल दिया हजम करने के लिए, तो जो हरारत उसके लिए जरूरी थी हजम करने के लिए, वो हरारत नहीं बची उतनी, और वो ब्रोदत में पहुंच गया। इस वजह से उसके अंदर वो हजम भी नहीं हुआ और वो मैदा जो है ब्रोदत में पहुंच जाता है। यही वजह होती है जो अक्सर लोग ज्यादा खाना खाते हैं और अपने मैदे की हरारत से ज्यादा खाना खा लेते हैं, तो उनका मैदा आहिस्ता आहिस्ता ब्रोदत की तरफ चलता चला जाता है। उसी तरह से फिर जिगर के अंदर भी सोए मिजाज बारिद पैदा होता है। और जब एक बार उसका जिगर का मिजाज ब्रोदत में चला जाए, तो फिर आप कोई भी अगर गरम ग़िज़ा भी दोगे तो भी उसकी फैक्ट्री क्योंकि उस मोड पे कन्वर्ट हो गई है कि साहब आप जो भी हम ग़िज़ा दे रहे हैं वो सुबह मिजाज में कन्वर्ट करता चला जाएगा। तो इसलिए जिगर की इस्लाह भी जरूरी होती है। अगर जिगर ब्रोदत में चला गया तो वहां से बनने वाली अखलात भी ज्यादातर बलगमी। तो मैं डॉक्टर माजिद साहब अगर अवेलेबल हो, डॉक्टर माजिद साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं? डॉक्टर माजिद साहब, जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर माजिद साहब से, आप जी डॉक्टर माजिद साहब हैं हाजिक रेमेडीज के आप और हाजिक जो लेक्चर सीरीज चल रही है आपके सहयोग से चल रही है, आप सहारनपुर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, इस प्रोग्राम को आप स्पॉन्सर भी कर रहे हैं। और इस मैं डॉक्टर माजिद साहब से गुजारिश करूंगा कि इजहार तशक्कुर आप कहें, तमाम जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इजहार तशक्कुर के लिए आपको दावत देता हूँ। जी डॉक्टर माजिद अस्सलाम साहब। वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए कि आपने यूनानी के लिए अपना एक कीमती टाइम निकाला, और उसके लिए जो आदमी पढ़ने के बाद प्रैक्टिस में आ गए हैं उनको कुछ नया कुछ सीखने को मिले या वो यूनानी की तरफ रुजू हों। आज उस चीज़ के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर फारूक साहब का, उन्होंने अपना टाइम निकाला, और डॉक्टर अकमल साहब का शुरू से ही वो लगे हुए हैं माशाल्लाह से, और वो यहाँ तक है कि इस कोरोना काल में भी वो हमारे पास सहारनपुर तक आके के उन्होंने बच्चों को वो किया। और डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब का जो इसमें लगातार लगे हुए हैं कई सालों से, तो मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हम लोग सब इसी तरह जुड़े रहें और आगे यूनानी को इसी तरह फरोग मिलता रहे इसी चीज़ के लिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आखिर में, हालांकि अब बचता नहीं है कुछ, लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ मौजूद है मैं उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बताना चाहता हूँ इंस्पिरेशन के ताल्लुक से। इस हमारे कॉन्फ्रेंस में, या छोटे से जो हमारा लेक्चर चल रहा है ऑनलाइन, ये इसमें दो ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो वाकई में इंस्पिरेशन है। आरिफ भाई डॉक्टर फारूक से भी सीनियर हैं और फारूक भाई मुझसे सीनियर हैं। तालिब इल्मी के ज़माने में जब हम वाकई में ही तिब से बहुत ज़्यादा हमारा शगफ नहीं था और हम अपने आप को डॉक्टर ही समझते थे कि डॉक्टर बनने जा रहे हैं, उस वक्त हमें इन लोगों को देखा हमने, और ये वाकई में स्टूडेंट लाइफ में ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें इंस्पायर किया। तो और अब जो इनके लेक्चर के बाद डॉक्टर आरिफ के लेक्चर आप सुन चुके होंगे, डॉक्टर फारूक के आज आपने सुना, तो जो इनका अप्रोच है वो आपको इन सब चीज़ों से समझ में आ गया होगा कि ये वाकई में इंस्पिरेशनल और इनोवेटिव पर्सनैलिटीज़ हैं। तो जो वक्त का तकाजा है, वक्त, क्योंकि हमें जो जिस पुराने जोम में हम जीते हैं और जिस तरह से हम तिब को पढ़ते हैं उससे निकलने की ज़रूरत है, और मॉडर्न वे में जिस तरह जो साइंटिफिक चीज़ें हैं जिस तरह हमें समझनी चाहिए, उन चीज़ों से लगाव रखते हुए और उन चीज़ों को इनसे इंस्पायर होते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि वक्त का यही तकाजा है। तो ये वो दो पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने मुझे पर्टिकुलरली, मैं स्टूडेंट लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, और अल्लाह करे हम भी ऐसे लोगों को इंस्पायर करते हुए चलें। तो आप लोग इससे जुड़े हुए हैं, ये मेरी वाकई बहुत ज़्यादा सादत है, और उन सब दूसरे लोग जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर लगातार जुड़े रहेंगे तो तिब वाकई में ही तिब को की जो है ना, हमारी ज़रूरत तिब को नहीं है, तिब की ज़रूरत हमें है। क्योंकि तिब हज़ारों साल से अगर टिका हुआ तो अपने किसी पोटेंशियल की वजह से ही टिका हुआ है, पोटेंशियल है तभी तिब जिंदा है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने तिब को बचा कर रखने की कोशिश करते रहें, और ऐसी पर्सनैलिटीज़ को लगातार सुने
और इंस्पायर हों। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसे लोग हैं जो कभी भी आप कुछ भी इनसे पूछ लीजिए। तो तिबे जब हम स्टूडेंट लाइफ में अगर हम एक सवाल पूछ लिया करते थे असातिज़ा से, तो 5 सवाल हमसे ऐसे पूछते थे कि हम अगले 5 साल हिम्मत नहीं करते थे सवाल पूछने की। वो चीज़ ऐसी नहीं है, बल्कि बहुत खुले दिल से अपनी बातों को शेयर करते हैं, अपने तजुर्बात को शेयर करते हैं। तो इनसे इंस्पायर होने की ज़रूरत है। मैं वाकई में बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, अपने सीनियर हज़रात का, अपने असातिज़ा का भी। तो सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है इंशाल्लाह। अगर सीरीज चलती रहेगी इंशाल्लाह ऐसे ही इस पर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी हजरात का, और बहुत अब्दुल बहुत बारी भाई का शुक्रिया। खास तौर से। हाँ अकमल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। तो इंशाल्लाह दुआ कीजिए अल्लाह ताला नेक नियति से हमें भी काम करने की तौफीक करे। और माशाल्लाह आपको आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह राजस्थान का आपने बहुत अच्छे से संभाल रखा है पूरा। राजस्थान में यूनानी का जो भी काफी स्टूडेंट्स आपकी तारीफ भी करते हैं, तो वहाँ काफी अच्छा यूनानी का उरूज हो रहा है। स्टूडेंट्स काफी उसकी तरफ आ रहे हैं। आपकी वीडियो भी हमने कई देखी है, अभी कल परसों भी आ रही थी, कुछ मिजाज के कुछ हकीम नाम के ताल्लुक से बहुत अच्छा कंसेप्ट वो है। तो उसके लिए आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। चलिए इस बहुत प्रोग्राम को शुक्रिया। हम यहीं इख्तिताम करते हैं। तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया जो हजरात हमारे साथ शामिल हुए, उनका भी। जो हमारे जो आज दावत पर डॉक्टर फारूक साहब आए और डॉक्टर अकमल साहब, माजिद साहब, तमाम हजरात का फिर से एक बार शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंसर फिर भी रहेंगे तो फिर उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।